दैट शुड बी द एथिकल जजमेंट, ठीक है ना, योर्स एथिकल जजमेंट, इसे ये तक एथिकल जजमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है ना, तक जो आपका है नैतिक निर्णय इसे कहा जाता है। तो जो केस स्टडी आप में आप लिखते हो तो वो आप क्या देते हो, अपना नैतिक निर्णय ही देते हो, उसमें सिर्फ एक लाइन में फैसला आपको नहीं सुनाना है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हेलमेट नहीं लगाना क्या है, अच्छा बुरा है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन का फैसला नहीं है, बल्कि जो फैसला देने के पहले आप अपने लॉजिक को क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। पहले सपोर्ट कैसे करोगे, उसके लिए मैंने बताया कि यह प्रोबेबल जो इसके सोर्स हो सकते हैं, जहां से अपने तर्क को आप सपोर्ट करोगे, उसके कई मतलब उसके लिए सोर्स हो सकते हैं। इसका सोर्स कहीं कहीं से आपको बताना पड़ेगा कि सोर्स क्या है, कि हेलमेट पहनना जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है और नहीं पहनना बहुत ही बुरा माना जाता है, अच्छा का भी और बुरा का भी। तो जो रिसोर्स होता है जहां से आप अपनी लॉजिक को सपोर्ट करोगे, उसको मैंने पहला बताया था, आपका क्या बताया था, परंपरा, ट्रेडिशन, ठीक है ना, ट्रेडिशंस, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, शास्त्र। शास्त्र का मतलब जो हमारे इसे कहा जाता है स्क्रिप्चर, इंग्लिश में कहा जाता है, स्क्रिप्चर शब्द यूज किया गया है। स्क्रिप्चर में का मतलब जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक ग्रंथ, ये इसकी इंग्लिश होती है स्क्रिप्चर। तीसरा मैंने क्या सपोर्ट कराया था, संविधान या कानून, संविधान या कानून, कानून ये सपोर्ट करेगा। चौथा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हाँ वर्तमान, जो वर्तमान सोच है, वर्तमान वैज्ञानिक या दार्शनिक, यहाँ पर दार्शनिक शब्द का भी यूज कर लीजिए, दार्शनिक विचारधारा, ठीक है ना, विचारधारा। पांचवा है अन्य, अदर्स में मैं डाल के छोड़ दे रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ और भी अगर आता है तो अदर्स के लिए आप लिख सकते हो, इसके अलावा भी कुछ लॉजिक और भी है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो जो एथिकल, योर्स एथिकल जजमेंट शुड बी द सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स। अब इसमें आपकी ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है कि आप अपने तर्क को कितना साइंटिफिकली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब इनके तर्क कुछ अलग हो सकते हैं, इनके तर्क कुछ अलग सकते हैं, वो सब चीज़ किताबों में नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा इसको। इन चीज़ों का मेंशन सब किताबों में संभव ही नहीं लिखना है। जैसे मैंने बताया कि गांव का बुजुर्ग समझाता है कि अरे भाई आना जाना तो लगा रहता है संसार का, ठीक है। तो आप कैसे अपने को लर्न कर पाते हैं, एक तो एथिक्स की किताबें, सबसे बड़ी दिक्कत है मार्केट की एथिक्स की ये है कि एथिक्स की कोई भी किताब मौलिक किताब नहीं है, ओरिजिनल किताब है ही नहीं है कोई, पूरे मार्केट की मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एथिक्स का जो विषय है वो फिलॉसफी के एक पार्ट की तरह चलता है और पूरे नॉर्थ इंडिया के कुछ ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अभी जल्दी सिविल सर्विस के उसमें शामिल किया गया है। इसमें जो ओरिजिनल किताबों का बहुत ही अभाव है, किताबें है ही नहीं के बराबर है। जो किताबें छोटी मोटी हैं वो कट कॉपी पेस्ट ही हैं, समझ लो। तो इसमें आपको जितना नया तर्क आप निकाल सकें अपने लॉजिक को, अगर किसी को आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छे का भी लॉजिक होनी चाहिए, बुरा भी कर रहे हो तो उसकी भी लॉजिक होनी चाहिए, शुभ कर रहे हो तो उसकी भी लॉजिक होनी चाहिए, अशुभ कर रहे हो तो उसकी भी लॉजिक होनी चाहिए। या जो भी आप डिसीजन दे रहे हो तो उस डिसीजन को लेकर के आपके पास अपने तर्क होने चाहिए, ठीक है। लोग लड़की की शादी खोजने जाते हैं, लड़का कमाने वाला, अरे बहुत अच्छी शादी है, ठीक है। लड़का भले, अब देखिए एथिकल डिसीजन देखिए, लड़का भले ही शराब पीता हो, नशा करता हो, कुछ भी करता हो, अगर कमाने वाला तो है, क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोई दूसरा डिसीजन लेगा, भाई ठीक है कमाता तो है लेकिन ये बड़ी कमियां उसके अंदर है, यानी अच्छा के साथ थोड़ा सा खराब भी ये जोड़ दिया है, क्योंकि दारूबाजों को कोई भरोसा नहीं होता है कब वे क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो एथिकल डिसीजन होना चाहिए आपका, कहीं कहीं से सपोर्ट मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप जबरदस्ती शास्त्रों में ही खोजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सोर्स की मैंने तुलना, इसको बहुत संभाल के लिखिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई केस लिखोगे
कोई भी केस का फैसला लिखोगे, जैसे मैंने केस बताई थी कि डीएम के साथ में ऐसी घटना हो जाती है, तो आपके पास जो सपोर्ट करने के लिए जो आधार है, कहाँ कितने आधार मिलेंगे, इसी में से निकालना पड़ेगा, इसी में से निकालना पड़ेगा। आप लीगल भी खोज सकते, वहाँ तो लीगल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसकी एनालिसिस करने के लिए इतनी चीज़ों को आप सपोर्ट कर सकते हो निश्चित रूप से, एथिकल सपोर्ट। अब यही जो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा आधार आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो चूंकि हम लोग वैज्ञानिक युग में चल रहे हैं, तो आपके अंदर साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और जो आप लॉजिक देंगे तो वह वैज्ञानिकता की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे आप, तभी तो लगेगा कि आप मॉडर्न यूथ हो और आपकी सोच कैसी है, नई है। और इसके बाद ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है उसको भी आप लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे तो इसका मतलब है अपने कल्चर के बारे में इसको पता नहीं है। लेकिन जो वेट की बात आप कर रहे हो, किस पर जोर देने की बात कर रहे हो, या ज़्यादा महत्व देने की बात आप कर रहे हो, ज़्यादा फोकस करने की बात आप कर रहे हो, ज़्यादा, तो वह आपकी वैज्ञानिक सोच पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट है उसको भी, अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि जबरी निकालने लगी, क्योंकि हेलमेट लगाना एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, हेलमेट लगाना एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जब लोग घोड़ा दौड़ाते तो थोड़ी हेलमेट लगाते थे, हैं? हाँ, अब यहीं पर दो छात्रों के अंदर अंतर हो जाता है। आपकी सोच, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आप कितनी प्रोग्रेसिव और कितनी ऑथेंटिक और कितनी लॉजिकल अप्रोच या थिंकिंग रखते हैं, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। जहाँ तक फोकस करने की बात कही कि मैंने आपसे कहा कि वैज्ञानिक जो सोच है उसको ज़्यादा महत्व दीजिए, लेकिन दूसरे जो तथ्य हैं उसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस देना ठीक है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और उसके साथ में उसके सपोर्टिव जो रिसोर्स है उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तब ये लगेगा कि जो यूथ है ये इसके पास दोनों का मिक्सचर है, ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन का दोनों का फाइन एक मिक्सचर। इसके अलावा कुछ और भी तर्क आपको दिखाई पड़ता है, उस तर्क को भी उसमें लिखिए, एकदम नया तर्क आपको लगता है कि एकदम नॉवेल चीज़ें हैं, लेकिन नया लिखने के लिए और कुछ ऐसा मत लिख दीजिए कि जो कि असंभव की थी। आपका जो भी नया तर्क हो, अलग तर्क हो, डिफरेंट तर्क हो, वह किसी न किसी लॉजिक से क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नया लिखने के चक्कर में इतना नया लिख दे कि आदमी कहे कि अरे ये क्या लिख दिया, जो ऐसे नहीं, जो भी नया और डिफरेंट लिखना चाहते हैं उसके पीछे जो है कहीं न कहीं लॉजिकल सपोर्ट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना संभाल के रखिएगा, ये लिख कर रखिएगा कि जब भी आप एनालिसिस को लिखोगे इतनी चीज़ों को लेकर के आपको साथ में चलना पड़ेगा, तब आप किसी चीज़ की केस स्टडी को आप कर सकते हो। यही एथिक्स की एरिया है। इसमें मैंने दोनों के ना आंसर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकाले। अच्छा, बहुत अच्छी बात। लगभग में 6-7। अब अगला देखिएगा, अगली जो पॉइंट है, तो अभी तक जो हम लोगों ने जो हम लोगों ने लिखा है, पढ़ा है, एथिकल जजमेंट के बारे में मैंने बताया कि कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, उसको प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब आगे लिखिएगा, अगला जो चीज़ है उसमें कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, उसमें आपको लिखना है कि जो है, क्या मानव को कुछ कर्म करने या न करने की स्वतंत्रता है, ये एथिक्स का पॉइंट। क्या लिखा, क्या मानव को कुछ कर्म करने या न करने की स्वतंत्रता है। में पूछा गया था, कॉम्प्रिहेंशन ये पूछा क्या क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया था। अच्छा, हमको पता, मैंने लिखा तो याद आ जाता है। से नोट डाउन कर लें। हाँ, दूसरे टॉपिक है या कोई, या ऐसे ये पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक ही है। जितना चीज मैंने आपको बताया था उतने डायमेंशन आप समझ गए। इसके बाद यह एथिक्स का बहुत ही बड़ी टॉपिक मानी जाती है, इसके बारे में, इसके लॉजिकल सपोर्ट के बारे में। दूसरी पॉइंट है, यदि वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है
इत्यादि वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तो किन कर्मों के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कर्म से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यदि वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो किन कर्मों के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य, तीसरी पॉइंट है, का उद्देश्य केवल अपना सुख और हित होना चाहिए। या दूसरों के सुख के लिए कुछ करना चाहिए, या इसी का पार्ट है, या दूसरों के, नीचे लिख लीजिएगा, के लिए करना चाहिए। अगली पॉइंट है, जब मानव और समाज के बीच संघर्ष हो तो उसे किस विधि से समाप्त किया जाए। पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगली पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जब मानव और समाज के बीच संघर्ष हो तो किस विधि से इसे समाप्त किया जाए। इसी में लिखना अलग नहीं, उसको ये एक कर्म की टॉपिक है पूरा का सर, ये आपने लिखा है अपना सुज तथा हित तथा सुज मीन्स सॉरी सुख सुख तथा सुख है। ओके समझ लिया, राइट किया। सर नोट डाउन हो गया। तो ऐसे समझ के समझ में आ जाता क्या है। हाँ, ये पहले यह जो है जो मैं इसे लिखा हूँ, क्योंकि जो मानव कर्म है वो होते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, उचित कर्म होते हैं, उसको करने की इजाज़त, मतलब कि उस पर कोई भी कर्म अगर उचित है या अनुचित है, अच्छा है या बुरा है, इसका डिसीजन कौन करती है, इसका डिसीजन एथिक्स करती है। कोई भी कर्म जो है कैसा है, कर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं। उचित हो गया, अनुचित हो गया, अच्छा हो गया और बुरा हो गया। इसके अलावा कुछ और भी इसकी है।
लेकिन पॉसिबिलिटी में भी जा सकता है, क्योंकि वो तो पता नहीं होता कि सही हो गया बुरा हो, कर तो रहे हैं भाई सभी कर्मों को उचित और अनुचित में बांट रहे। कर्म मतलब कर्म तो बहुत, कर्म का जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, कर्म एक ऐसी चीज़ होती है इसको कि आप बंद कर ही नहीं सकते हो। ये एक ऐसी मशीन माइंड है कि है तो आपके शरीर के अंदर, लेकिन इसका आपका नियंत्रण आपके इसके ऊपर नहीं है। एक ऐसी मशीन है जिसका कि नियंत्रण ही आपके पास नहीं है। मैं इसलिए इसको बता रहा था कि हमें अभी बताने नहीं। तो यहाँ सभी कर्मों को दो पार्ट में बांट दिया गया है कि कर्म उचित है या उचित है। अच्छा, ये क्या जो उचित होता है वो अच्छा होता है? जरूरी नहीं, साथ में मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे बताइए। जो उचित हो, हाँ मैं बताता हूँ ना, ये जो अच्छा है वो जरूरी। एक मिनट यहाँ पर दो शब्द और भी मैं लिख देता हूँ, शुभ और अशुभ। अच्छा, अब इसमें ये ऐसे बना लीजिए एंगल। आप क्या कर दोनों बता ज़्यादा डीप तो नहीं हो रहा आप लोगों को? मैं दोनों बता रहा हूँ। क्या जो उचित होता है वो अच्छा भी होता है और जो अच्छा होता है वो शुभ भी होता जैसे है, सर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, या जो अनुचित होगा वो बुरा भी होगा और जो बुरा भी होगा वो क्या दोनों होगा? होगा। अशुभ होगा। एक ये तो हमारे बहुत देश कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्यों भी क्यों confusion? माना हमारे देश में भी बेरोजगारी है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि हम प्लांट एक बड़ा डालें, क्योंकि रोजगार भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा और फूड जो सप्लाई वो भी चेन बनी रहेगी। उसके लिए उनको पेड़ कटाने पड़ेंगे, जो वो उसलिए अच्छा है इकोनॉमिक रीजन से, लेकिन एनवायरमेंट के लिए वो गलत है। हाँ, तो इसमें दोनों चीज़ ऐड हो जाएंगे, अच्छा भी है बुरा भी है। इम्पैक्ट निगेटिव उसका एनवायरमेंट पर भी पड़ेगा और अच्छा ही होगा, रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, सप्लाई चेन नहीं पड़ेगी। किसको आप समझाना चाह हम रहे ये पहले वाले ऑप्शन को बता रहे हैं, करना अच्छा है, कर्म अच्छा है बुरा है। हाँ। मानव को कुछ करना कार्य अच्छा है, मैं अच्छे बुरे की बात कर रहा था कुछ करने की, लेकिन अभी इस पे स्पेशल नहीं कर रहा था। इसको करोगे तो ये भी हो हो? जाएगा। नहीं, वहाँ तो अपनी बात कर रहा हूँ मैं, इसको जोड़ के कि क्या मैं इसको भी जोड़ रहा जो हूँ। जो उचित होता है वो हमेशा अच्छा होता है और जो अच्छा होता है क्या हमेशा शुभ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे इसको कोई भाई चैलेंज करे कोई ना इसको, कुछ हाँ बोलो। I will give you the best इसको point. इसको मैं ये आप डिसएग्री करोगे कि जो अच्छा होता है कोई जैसे जरूरी आपने नहीं कि तीन हमेशा बताया, मैं वो तीनों बता दूंगा। हाँ। देखिए, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठने से हाँ। आपके पास पहली बात तो ज्यादा समय होगा वर्किंग के लिए, और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और आप सो रहे हैं तो आपकी यश कीर्ति क्षीण हो रही है, ठीक है। और सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर एनर्जेटिक फील करेंगे, तो तीनों में नहीं कैसे? मतलब सुबह जल्दी उठना ही, बहुत से लोग लेट उठते हैं। नहीं, आप तो अच्छे को ही सपोर्ट कर रहे हो ना। उचित जो अच्छा, उचित एक और एग्जांपल जो उचित होता है वो अच्छा होता है, जो अच्छा होता है वो शुभ होता है, तो और या जो अनुचित होता है वो बुरा होता है, और या तो जो बुरा होता है वो अनुचित होता है, वो अनुचित होता है, अशुभ होता है। तीनों जोड़ दिए हैं, हालांकि बुरा नहीं है, देखो, लेकिन मैं मेरी दे बात- सकता हूँ इसका। पहले उचित अनुचित देख लो, फिर अच्छा बुरा देख लो, फिर सर अशुभ। मैं ऐसे अनुचित और उचित पे एक बता देता हूँ, पहले फिर आप इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। ये इसका पहला सेगमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद किसी को यहाँ पर लिख लो। मैं आप लोगों को अभी आप क्यों परेशान है? अभी तो मैं खुद बताऊंगा ना इन चीज़ों को, इसके तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जाए। अभी तो आपके लिए मैं वो अच्छा बुरा, ठीक है, और ये हो गया शुभ और अशुभ, ये हो गया। एक ऐसे हो गया, ऐसे कर लीजिए, और इसको एक ऐसे कर लीजिए। दो तरीका। सर जैसे कि एक ये आपके दिमाग के जो है ना, थोड़ा सा नसों को खींचने की प्रयास मैं कर रहा हूँ कि कितना सोच सकते हो आप चीजों को। ये आपके एक ऊपर अच्छा ये अनलिमिटेड बहस इस पर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये कोई 1 मिनट का क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये आप टॉपिक को जो है वो मैं बता सकती हूँ। हाँ, बताइए। जैसे अभी क्लास में आपने बताया था किसी का पढ़ना एक कॉन्सेप्ट के लिए अशुभ भी है, हाँ। लेकिन एक अगर जनरेशन जाती है तो अच्छा भी हो सकता है उसके लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो वहाँ पे नहीं होगा, अच्छा होगा लेकिन अशुभ भी होगा वो किसी की मृत्यु। एक सेंस में अच्छी भी हो सकती है किसी की मृत्यु और अशुभ भी हो सकती है। मृत्यु तो अच्छी है, घर वालों को लेटेजिटी लेकिन दोनों से कनेक्ट करेंगे। किसी को पूरी खाना बते रहे तो उसके लिए शुभ हो गया। सर इससे जुड़ के आपको बताएं इसका आंसर। या कोई बदमाश आदमी मर गया तो पड़ोसी वाले कहेंगे बड़ा बदमाश आदमी मर गया है, जो है मोहल्ले वाले खुशी भी मना सकते हैं जो। आतंक खत्म हुआ। क्या मानव को कुछ करने ना करने के लिए स्वतंत्र है? मैं इस पे आंसर दूं। हैं? नहीं, आप बहुत टॉपिक से एकदम अलग चले जाते हो। क्वेश्चन तो सर यही आपने हाँ, मैंने पहले इसको लिखा है, ओवर ये एक्साइटेड। इसको आप लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए, ये टॉपिक है। ये 2 एंगल बनाइएगा, इसको 2 एंगल, एक ऐसे लिखिएगा हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे बना लीजिए। जो उचित होगा क्या अच्छा होगा, जो अच्छा होगा क्या अशुभ होगा, जो अनुचित है क्या बुरा होगा, या जो बुरा होगा अशुभ। फिर है उचित और अनुचित, ये दोनों के उचित की लॉजिक क्या हो सकती है और अनुचित की लॉजिक क्या हो सकती है। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि क्या मानव को कुछ कर्म करने या न करने की स्वतंत्रता है, आप बोल रहे थे। नहीं है, हम तो इस पक्ष में जाएंगे नहीं है। कारण है, जैसे कोई इंसान भूखा है, वो चाहता है कि हम कुछ ना करें, लेकिन उसको फिर भी काम करना पड़े खाने के लिए, चाहे वो छीन के खाए या कैसे भी खाए, उसको खाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, चाहे छीन के खाए या मेहनत करके कमा के खाए। आपने ध्यान से देखा नहीं, मानव को कुछ कर्म करने या न करने की स्वतंत्रता है। यहाँ आदमी की विल पावर को है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह कर्म करने के लिए हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं कि किसी बाह्य मोटिवेशन या आउटर जो चीजें होती हैं उसके प्रभाव में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ फ्री विल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्री विल। फ्री विल उसे कहते हैं कि जो आपकी इच्छा जो स्वतंत्र हो, किसी बाह्य आकर्षण से, बाह्य दबावों के कारण, बाह्य आउटर इंपल्सन से प्रभावित न हो। कोई डिसीजन जब आप लें तो स्वतंत्र डिसीजन लें, किसी के प्रभाव में डिसीजन नहीं लें। इसे फ्री विल कहा जाता है। फ्री विल, द डिसीजन ऑफ द एक्शन विदाउट द इफेक्ट ऑफ द आउटर इम्पल्सन्स। इम्पल्सन्स का मतलब जो बाह्य आवेग होते हैं उसके बिना प्रभाव से न्यूट्रल रहते हुए आप कोई डिसीजन लें। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है ना, हम इसका आंसर उचित अनुचित दोनों में देंगे ना, एग्जाम्पल के साथ। नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, अब ये अलग क्वेश्चन है। अच्छा, ये है कि मान, ये तो पॉइंट मैंने बता दिया, अच्छा बुरा होगा। हाँ, अब यहाँ कर्म, कर्म को मैंने बताया, कर्म उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए, उसको तो अलग है। अब दूसरी पॉइंट है कि क्या मानव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं? कैसे? अब इसको इसे द्वंद्व से अगर जोड़ के देखें तो जैसे कि एक श्लोक है, भाव कुभाव अनकालसु नाम जपत मंगल दिस्तसो। अगर इसको कर्मों में रख लें, भाव कुभाव अनकालसु काम कर मतलब प्रोग्रेस दिस्तसो। तो अगर मान लो कोई लड़का है, पढ़ रहा है, चाहे वो कपटी टाइप का है कि मैं किसी को अपना नहीं पढ़ाई दूंगा या फिर कोई उससे मांगता हो, और कोई भी चाहे इसे, अब इसका कोई आगे का परसेप्टिव तो नहीं कर सकते कि वो लड़का पढ़कर ईमानदार ही बनेगा ऑफिसर या फिर बहुत ही भ्रष्ट ही बनेगा, लेकिन पढ़ रहा है। आगे का परसेप्टिव नहीं दे सकते कि वो बुरे चीज़ के लिए पढ़ रहा है या अच्छे के लिए। तो ये कह सकते हैं कि वो पढ़ता रहे, आगे का परसेप्टिव तो उसका आफ्टर दैट जब वो जॉब पा जाएगा, मिल जाएगी उसको, तब पता चलेगा कि वो दक्षता के लिए पढ़ रहा है या अच्छे बनने के लिए पढ़ रहा है ना। इसको कैसे बिना दो ऑप्शन आपको मैं जल्दी बताइए। एग्जांपल एक सिंपल है कि माना एक हम दोनों से जोड़िए, मतलब एक उसमें जो भारी भी होगा, एक सिंपल भी होगा। एक सांप आ रहा है, एक घर है, सांप आ रहा है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं, आराम से बैठा कहता मैं कुछ पाप नहीं करूँगा। वो सांप बहुत जहरीला, ये पता है कि वो जरूर काट लेगा और मर जाएगा जो इंसान। वो घर के अंदर आ रहा है, अब वो क्या घर के अंदर घुस भी रहा है, अब वो क्या करेगा? वो उस पर निर्भर नहीं है, वो क्या करेगा, वो जिम्मेदारियों पर निर्भर करेगा, उसकी सिचुएशन के आधार पर, क्योंकि वो उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी, किसी को काट लिया तो मर जाएगा, ये हो तो वो इसलिए उसको मारेगा, वो नहीं। कर्म से बताइए ना, कर्म जो टॉपिक लिखी उसको लिखिए ना। मेरी सीरीज टॉपिक है कि जो लोग मानव जो भी कर्म कर रहा है, क्या वह कर्म अपनी स्वेच्छा से कर रहा है या कोई बाह्य प्रभावों के कारण कर्म कर रहा है? तो कुछ काम स्वेच्छा से भी करता है, देखिए बाह्य प्रभाव ही है। जैसे कि मान लीजिए, आपको बताना क्या है, जैसे वासना को रख लीजिए, रास्ता चलते हैं आप, बहुत वासना हो जाती है किसी भी, जैसे पुरुष के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, कोई भी लड़की खूबसूरत दिखी तो हर किसी के अंदर एक वासना जागृत होती है कि लेट्स टच अस, है ना, किसी को टच करने का। तो कहीं ना कहीं उसमें बंधे होते हैं हम लोग कानून से, कि अगर कुछ भी करेंगे कानूनी रूप से या सामाजिक जो रिचुअल्स हैं उससे बंधे होते हैं, पारिवारिक परंपराओं से। तो ये सब चीजें तो एक तरीके से बाई है, डेफिनेटली बाई है। यानी कर्म करने के लिए आदमी क्या है? बाप है। बिल्कुल। कर्म करने के लिए ही बाउंडेड, तो ये तो दास्ता वाली पोजीशन है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। दास्ता मतलब स्लेव आप हो गए ना। लेकिन सर आपका अपनी कोई फ्री विल नहीं है।
आपकी अपनी कोई फ्री विल नहीं। हम जरूर अपने मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी भी दूसरे की वजह से प्रमोट हुई है कि हम भी बनेंगे, पावर कैप्चर करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो भी हम दूसरे से प्रभावित हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर इसको निष्कर्ष निकालना है तो आपके कहने का मतलब है कि जो कर्म है, जो आप कर्म करने के लिए आप मतलब कि मजबूर है कर्म करने के लिए, कर्म से, मंदिर जाके और उस कर्म के लिए उत्तरदायित्व तो कौन है? बाहरी चीजें, ठीक है? आपके जो कर्म के लिए बाह्य आकर्षण क्या है? जिम्मेदारी। तो मैं इसमें दोनों चीजें ऐड करूंगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको काउंट करने दीजिए, है ना? ये तो बस बहुत लंबा टाइम लगा है, मेरा कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। कर्म के लिए बाह्य आकर्षण जिम्मेदार है। जो भी एक्शंस होते हैं वो 99% जो है उसके लिए आउटर अट्रैक्शन क्या है उसके लिए। जैसे भूख लगी है तो भूख जब आपको तेज लगेगी तो आपके भूख आपके कर्म क्या करेगा? प्रभावित करेगा। कहाँ क्या करोगे आप? खाने के लिए खाने को एफर्ट करें किसी भी। प्यास लगी तो फिर पानी की तरफ भागोगे आप, ठीक है? या जो भी इसे कहा जाता है बॉडी, जो शारीरिक जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना? जो बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी रिक्वायरमेंट यह आपको फोर्स कर देती है एक्शन के लिए। बॉडी रिक्वायरमेंट आपको क्या करती है? आपको फोर्स कर देती है ऐसा करने के लिए। बॉडी अट्रैक्शन कोई भी आपके एक्शन के लिए आपके बॉडी की जो, इसे कहा जाता है इंस्टिंक्ट, बॉडी इंस्टिंक्ट। बॉडी इंस्टिंक्ट में कई चीज़ें आती हैं, भूख है, प्यास है, निद्रा है। बिना निद्रा के, निद्रा लगेगी तो आपको सारा काम बेकार हो जाएगा, बिना सोए आपको चैन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आपको कहीं से इसके बाद, लेकिन हमारे शास्त्रों में इससे ऊपर की भी बात, ये मनोविज्ञान का विषय है, ये मनोविज्ञान का विषय है, इसको माना गया है। अब क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि बाह्य इंपल्सन से या बॉडी के इंपल्सन से प्रभावित नहीं होता है? हमारे शास्त्रों में इसे बड़ा बुरा बना गया है। भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्रों में जो व्यक्ति बाह्य आकर्षणों के अनुसार कर्म करता है उसे बंदर की संज्ञा या उसे गुलामों की संज्ञा दी गई। जो इंद्रियों के जंजाल से, इंद्रियों के आकर्षण में ही सारी उसकी एक्शंस होती है, उसे रेदर एनिमल कहा गया है। एनिमल, उसे पशु कहा गया है। सर रेदर मींस हैं? रेदर का हिंदी मीनिंग? रेदर आपने बोला ना, रेदर। रेदर माने अपेक्षाकृत होता है इंग्लिश में, ठीक है ना? रेदर उसे मतलब कि एनिमल कहा जाता है। जो अपने पांचों इंद्रियों के जाल में हमेशा घूमता रहता है उसे क्या कहा जाता है? एनिमल, ठीक है? इसीलिए मानव को अगर वह पांचों इंद्रियों से चालित है तो उसे पशु कहा गया है। पशु, मानव क्या तब हो गया? पशु। और हमारे सभी शास्त्र ये कहते हैं कि मानव का यह असली स्वरूप नहीं है। दिस इज द नॉट द एक्चुअल या रियल शेप ऑफ द ह्यूमन। मानव का जो असली शेप है यह पांचों इंद्रियों से ऊपर है। वो तत्व की बात करता है, वो आत्मा की बात करता है, वो ईश्वर की बात करता है, वह ज्ञान की बात करता है, वो परमात्मा की बात करता है, वह सेल्फ की बात करता है। सेल्फ का मतलब जो आत्मा का एक रूप सेल्फ कहा जाता है, वो सेल्फ की बात करता है। तो यहाँ पर दो परंपराएं निकल जाती हैं। अब यहाँ फिलॉसफी आ जाती है। फिलॉसफी कि एक होता है ये भोगवादी संस्कृति। भोगवादी संस्कृति का मतलब ये होता है, हाँ, भोगवादी का मतलब होगा वही यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जितना खूब आयश करिए संसार में, तो मरना तो सबको है, मर के जाएगा, जी के जाएंगे। दूसरी है कि उपयोगितावादी संस्कृति है, यूटिलिटेरियन थ्योरी, यह यूरोपीय देशों की है। उनका कहना है कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं इसका खूब उपयोग करिए, और हमारे लिए वही चीज़ महत्वपूर्ण है जो हमारे उपयोग लायक है। जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है? बेकार है। इसे यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा जाता है, जो कि वेस्टर्न, ठीक है ना। एक थ्योरी होती है सुखवाद की थ्योरी, जो कि भौतिकवादी थ्योरी है। अब जो इंडियन फिलॉसफी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इंद्रियों का जो सुख है यह अस्थाई नहीं है। ये जितना सुख लोगे उतना बाद में दुख देती है। अब महात्मा बुद्ध को देखिए, महात्मा बुद्ध कहते हैं जो सुख है वो दुख का एक रूप है। जिसे आप सुख समझ रहे हो वास्तव में सुख नहीं है, वह दुख ही है। रसगुल्ला आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो निश्चित बीमार हो जाओगे। तो इसी के महात्मा बुद्ध की थ्योरी क्या है? मध्यम मार्ग।
मध्यम मार्ग, कि इतना ज़्यादा मतलब सुख मत कर लीजिए कि शारीरिक रूप से दिक्कत हो जाए, और इतना ज़्यादा शरीर को कष्ट भी मत दीजिए कि फिर दिक्कतें पैदा हो जाए। मध्यम मार्ग जो बुद्धिज्म का आ जाता है। तो जो अब ये है, इससे बहुत साफ चीज़ें निकल के आती हैं कि जो अधिकतर मानव का जो कर्म है वह बाह्य आकर्षणों से क्या होता है, प्रभावित, वो उसके इम्पल्सन में काम करता है। और लेकिन जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है वह यह भी कहती है कि नहीं, पांचों इंद्रियों के अलावा भी कोई एक ऐसा तत्व है जिसे आप आत्मा कह सकते हैं, जिसे जीव कह सकते हैं, जिसे ईश्वर कह सकते हैं, जिसे परमात्मा कह सकते हैं, जिसे कुछ भी कह सकते हो, जिसे सोल कह सकते हैं। तो वो तीन जो बताए जाते हैं, क्या नाम उसमें गीता जी में बताया गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अंतःकरण। हाँ, क्या अब कर्म ये, अब शरीर के भी कई प्रकार होते हैं। एक जैसे कर्म शरीर है, ये आपका कर्म शरीर माना जाता है, कर्म शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर, ऐसे शरीरों के भी जो बॉडी हमारी आपकी है ना, ये बॉडी एक लेयर में नहीं चल रही है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप फिजिकली आप इसी से कनेक्टेड हैं। ये आपकी बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, ऐसे ये ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए हम लोग हैं, आप लोग हैं, ऐसे ये शरीर मान लीजिए है, ठीक है ना, ऐसे शरीर है, ठीक है, ये शरीर हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई। ये बॉडी के साथ में एक बॉडी और भी चलती है आपके, ऐसे आपकी शरीर के साथ में एक सूक्ष्म शरीर हमेशा चलती है, परछाई नहीं बोलते हैं उसे, सूक्ष्म शरीर। इसे काजुअल बॉडी कहा जाता है, कारण शरीर। तो शरीर का कारण क्या हो गया, ये शरीर हो गई, और इस शरीर का जो कारण हो गया वो हो गया कारण शरीर, कारण शरीर, ठीक है। इसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। दो जो बॉडी हमारी आपकी जो हम लोग बैठे हैं फिजिकल बॉडी में, वास्तव में ये बॉडी अकेली नहीं है, इस बॉडी के भी साथ में एक छाया की तरह से आपकी सूक्ष्म शरीर भी चल रही है। उस सूक्ष्म शरीर के पीछे भी एक बॉडी है। तो आपकी बॉडी कई लेयर्स में होती है। जैसे कि जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद क्या हो जाता है कि ये बॉडी तो ऐसी कैसी रह जाती है, तो जो जीव होता है ना वो सूक्ष्म शरीर से, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन उसकी बॉडी बदल जाती है। क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, इन शरीर को देखने की अभ्यस्त हो चुकी है, जो भी 5 एलिमेंट में दिखाई पड़ेगा हम उसी को देख पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा देखने का तरीका वो लिमिटेड है। जो चीज़ हमको दिखाई, जैसे कि ये मान लीजिए मोबाइल चल रहा है, तो हमको आपको एक तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको कुत्ता देखेगा ना तो इसके यही रंग दिखाई पड़ेगा, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं देख पाएगा वो। एलिफेंट कैसा देखेगा, अलग तरीके से देखेगा, हम अलग तरीके से देखेंगे। जितने एनिमल हैं, हर व्यक्ति को ये तो विजन एक ही है ना, लेकिन इसके देखने वाले को जो विजन क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई अगर इसको देवता देखेगा जिसके पास की 6 इंद्रियां हैं, हमारे पास कितनी है, 5, उसके पास कितनी है, संपूर्ण जो इंडियन फिलॉसफी है ना, पूरे जीवों को उसमें बांटती है, इंद्रियों में बांटती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि जिनके पास 1 इंद्रियां, जैसे अमीबा पैरामीशियम। कुछ लोगों के पास 2 इंद्रियां हैं। 2 इंद्रिय के देखने का तरीका अलग होगा, 3 इंद्रियों को देखने का तरीका अलग होगा, 4 इंद्रियों का अलग होगा, 5 इंद्रियां। सबसे अधिक हम लोग उन्नत हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा परसेप्शन है वह सभी जीवों से कैसा है, अच्छा है, बेटर है। लेकिन जिसके पास 6 इंद्रियां होंगी वो क्या देखेगा, वह वो देखेगा जो आप नहीं देख सकते। अच्छा, कर ली जाती है वही तो मैं कह रहा हूँ। तो 6ठे इंद्रिय से वह देख सकता है जो कि आप नहीं देख सकते हो। अच्छा, जो अवतार हैं हमारे, अवतार को कलाओं में नापा जाता है। कला, हमारे पास कितनी कलाएं हैं, 5 कलाएं हैं। अवतारों के पास कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाओं में वो पालन करते हैं। नहीं, 10 कलाएं, 10 से 12 कलाएं। हाँ, 12 कलाएं का मतलब है कि वह इतने इस डायमेंशन, इस बोतल के बारे में जब कोई एक कृष्ण अवतार राम देखेगा, कृष्ण देखेगा, वो इतनी बातें बताएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। वो ऐसी बातें कहे कि यार ये तो मूर्खों की बात आप कर रहे हो, लेकिन वह इसके अधिक एंगल को जानता है, आप उसके आधे से या कुछ भी एंगल को नहीं जानते हो। तो चीज़ तो एक ही है ना, चीज़ क्या है, एक है, लेकिन इसके परसेप्शन के जो एक्सपीरियंस हैं वो क्या कैसे हैं, अलग अलग है। कुत्ता अलग देखता है, बिल्ली अलग देखती है, हाथी अलग देखता है, मदर अलग देखता है, इसके बाद चिड़िया अलग देखती है, मानव अलग देखता है,
है, और मानव से भी जो उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष वो अलग देख, चीज़ एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है। जैन फिलॉसफी ये कहती है, जैन फिलॉसफी ये कहती है कि इस चीज़ के बारे में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि सब कुछ, सभी गुणों के बारे में जान सकता है, सभी चीज़ों के बारे में। वो कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर इसके जितने भी गुण हैं उसको देख के ही बता देगा कि इसमें अनंत गुण। इसीलिए कहा जाता है जैन धर्म में कि अनंतक धर्मक वस्तु, मतलब हर वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, अनंत। तो साइंस आज अगर इस चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती है, 20 साल के बाद फिर उसमें क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। 20 साल में फिर नई चीज़ पाई जाएगी, फिर 50 साल के बाद फिर, यानी आज से 500 साल के बाद इस चीज़ के बारे में इतने डायमेंशन पैदा हो जाए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, ये बात। और ये अनंत धर्म हर चीज़ का कहता है, जैन धर्म कहता है कि हर चीज़ के अनंत धर्म होते हैं, इसका कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। लेकिन उन अनंत धर्मों को जानने की क्षमता सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है, वो है तीर्थंकर, जिसे हम अवतार भी कह सकते हैं, जिसे हम सिद्ध भी कह सकते हैं, जिसे हम ज्ञानी भी कह सकते हैं, या उसे हम कह सकते हैं जिसे आत्मज्ञान हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो उनको अपने हजारों जन्मों के बारे में उनको ज्ञान हो गया। कभी वो सियार बने तो कभी बैल बने, कभी व्यापारी बने तो कभी कुछ बने, ऐसे ये है। तो ये विजडम ज्ञान होता है। तो कर्म की जो श्रृंखला है, मैंने बताऊं, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये जो कर्म के लिए वह आकर्षण जिम्मेदार है, कर्म की अनंत श्रृंखला है जिसको कि हम लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग 5 इंद्रियों से बंधे हुए हैं तब तक हमारे कर्म इसी जन्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारा 6 विजन खुलता है, अपने हर कर्मों को हम जान जाते हैं कि वास्तव, जैसे हम कर्म जानते हैं लेकिन कर्म के रीजंस को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब 6 इंद्रिय वाला है तो आपके कर्म को समझ जाएगा कि यह कर्म आपने पिछले जन्मों में किया था, उस कर्म का रीज़न है कि आपको यह कर्म करना पड़ रहा है। हम अपने कर्मों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। जाते जाते हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जाते जाते नुकसान हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कोई हो जाता है, कोई अचानक IAS बन जाता है, कोई फ़कीर बन जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई डकैत बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई स्मगलर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई अधिकारी। ये सब क्या है? इस कर्म की श्रृंखला को आप लिंक नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। लेकिन कौन लिंक कर लेगा? जिसके पास 6 इंद्रिय हो, वो कर देगा कि आपने ये काम, पिछले जन्म में ये काम किया था, इसीलिए आप ये कर रहे हो। तो कर्म जो है, कर्म को कहा जाता है करने के लिए स्वतंत्रता है या नहीं है। तो कर्म करने के लिए अधिकतर लोग जो है स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो स्वतंत्र हो सकते हैं, ये संभावना आदमी के अंदर है। कर्म करने का, यानी इसे कहा जाता है कि कर्म स्वातंत्र, ये टॉपिक है फिलॉसफी की। कर्म स्वातंत्र क्या है, यानी विल क्या है? विल, इच्छा, स्वातंत्र इच्छा, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फ्री विल इसे कहा जाता है, फ्री विल, फ्री विल। मानव को पशु क्यों कहा जाता है? वाई? क्योंकि वो काम करते रहता है आवश्यकताओं के अंदर, जैसे मानव क्योंकि बुद्धि नहीं, सोचता नहीं। देखो, पशु शब्द निकला है पाश से। पाश किससे निकला है? पाश। पाश का मतलब होता है बंधन, यानी बांधना। पाश का मतलब बंधन, यानी वह जो कि बंधन में बंधा हुआ है। मानव पशु क्यों है? पशु इसीलिए है क्योंकि वह बंधन में बंधा है। किसके बंधन में है? 5 इंद्रियों के बंधन में। वो किसके बंधन में बंधा है? 5 इंद्रियों के बंधन में बंधा है। तो जब तक वह 5 इंद्रियों के बंधन में है तब तक उसे क्या कहा जाएगा? पशु कहा जाएगा, ठीक है। अब भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। मतलब उन पर अधीनता अपनी मतलब प्राप्त करी थी। पशुपति का मतलब अपने उस पे इंद्रियों पर ज्ञान की कंट्रोल, जो बंधनों का स्वामी हो। पशु का मतलब यहाँ एनिमल नहीं है, लोग यही समझते हैं कि बैल पर चलते हैं, बैल पर, यानी जो बंधनों से मुक्त हो, जो
पाश का मतलब जो बंधनों से मुक्त हो, बंधनों के ऊपर हो, पशु का पति हो, यानी बंधनों का जो स्वामी हो, यानी जो इसने बंधनों को जीत लिया का स्वामी है। इसीलिए पशुपति कहा जाता है। भगवान शिव को क्या कहा जाता है? पशुपति। तो जो बंधनों से मुक्त हो चुका है, जब आप उसकी शरण में जाते हैं जो कि बंधन में है, तो क्या करता है? आपको बंधनों से मुक्त कर देता है। इसीलिए पशुपति कहा जाता है भगवान शिव। समझ में? तो जो कर्म की बंधन, जो कि कर्म की श्रृंखला है, वह अनवरत जन्मों तक चलती रहती है। यह दो विचारधारा में यह माना गया, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं और नहीं भी हैं। ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। मानव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है भी और नहीं भी, दोनों लिखिए इसको, और इसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इसके लॉजिकल सपोर्ट क्या है लिख लीजिए कि स्वतंत्र है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी। अब इसको अगर स्वतंत्र है, इसके सपोर्ट में क्या करोगे आप? स्वतंत्र में ये हो, लेकिन सर इसका पावर जो हो ना, इसका सपोर्ट कमजोर पड़ जाएगा कंपेयर टू नहीं के। इसका पावर कमजोर पड़ जाएगा। चलिए इसको आप सोचते रहिएगा। फिर अगली पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य अपना सुख और हित होना चाहिए? क्या अगली पॉइंट है, क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य अपना सुख तथा हित ही होना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेट नहीं सर। क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य अपना सुख और हित होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों? ये क्वेश्चन। क्योंकि आप जितना ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से विकसित होंगे, आप उतना ही समाज को विकसित कर पाएंगे। अगर आप खुद विकसित नहीं हैं तो समाज को क्या विकसित? छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है। अगर आप सही कर रहे हो तो आपके घर में आपके पिताजी कम से कम बढ़िया सा जो है मिठाई उठाई लाए और कहें कि अब 1 महीना तक तो हम ही खाएंगे, आप लोगों से इसका मतलब नहीं। तब तो परिवार चल चुका। एक आदमी कमाने वाला होता, कहा कि हम क्यों तुमको खर्च से उठाए हैं, तो वहाँ जाके काम देखो, तब तो नहीं हो पाएगा ना। तब तो घर में विद्रोह का बिगुल बच जाएगा। यहाँ व्यक्ति की बात हो रही, परिवार की बात नहीं हो रही। इसका कहने का मतलब है कि नहीं, कि क्या हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य अपना सुख और हित होना चाहिए? बोलो। इसमें भी डिफरेंस होगा कि सुख हित कैसे होगा। अगर सुख की बात करें, माना कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, नहीं भी मैं तो नहीं कहना चाहूँ कि इसमें मुझे बेटर है, इसी में मुझे निगेटिव में ज़्यादा। हाँ, निगेटिव तो है ही है, वो तो है ही। निगेटिव में मुझे ज़्यादा इसके इफेक्ट मिलते हैं, मतलब सपोर्ट में। हाँ। जैसे कि अगर मैं मानता हूँ कि मुझे अपना हित करना चाहिए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक पेप्सी बनाता हूँ, एग्जाम्पल पेप्सी बनाता हूँ, उसमें हम क्या करते हैं, स्वीट पाइप में मिलाते हैं, मतलब सस्ता करके, और ज़्यादा से ज़्यादा जहरीली चीज़ें ऑक्सीजन में मिला के, कई चीज़ें ईजी सस्ते करने के लिए हमने केमिकल मिलाए, और वो सबको आराम से खिला रहा हूँ। हम तो अपना हित कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का तो अहित हो रहा है। बिल्कुल उसमें बहुत होगा, कई लोगों की जान जाएगी, कैंसर बनेगी। नहीं, जो समाज का जो संरचना हुई है, अगर अपने सुख की बात करता तो समाज का जो सिविलाइज्ड सोसाइटी हमारी है, इसका विकास तभी हो सकता है जब हम अपने सुख को थोड़ी सी किनारे करके दूसरे के सुख को भी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन अपना भी सुख जरूरी है। जो सब कुछ अपने सुख को छोड़ देता है या छोड़ देता है, वो तो भाई भारत में महापुरुष उसे कहा गया है ना, संत कहा गया है, जो अपने शरीर की चिंता नहीं करता है, तो दूसरे को वेलफेयर की बात करता है, वह एक अतिरेक है, वह एक एक्सट्रीम है। लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों के बीच में समन्वय की बात कही गई है, अपने के सिंथेसिस की बात कही गई है। लेकिन जब दोनों में क्लैश होगा, फिर किसको प्रेफर किया जाएगा? तो वही करेंगे उसको, समाज के सुख को देखना पड़ेगा। जब दोनों के, एक समाज के बीच में और एक व्यक्ति के बीच के इंटरेस्ट या उसके रुचियों के बीच में क्लैश होगा, तो वहाँ पर समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें दिया है समस्त, मतलब सारे हमारे काम, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन दे दिया है कि सारे समस्त कर्मों का सुख और हित होना चाहिए हमारा, तो ये वास्तविक निगेटिव ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर दो चीज़ है, स्वहित और समाज हित।
ठीक है। बैलेंसेबल रहेगा। स्वहित तथा समाज हित। क्योंकि हम डिलीवरी तभी करेंगे क्योंकि हमें उससे पैसा कमाना है, नहीं तो हम क्यों घर पर स्वहित तथा समाज हित के बीच में अगर क्लैश, इसको लिख लीजिएगा, स्वहित और समाज हित के बीच में अगर क्लैश होता है तो आप किसको जो है महत्व देंगे? सर मुझे सेकंड वाला नहीं समझ आया। क्या? सेकंड वाला, यदि वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो वह उन कर्मों के प्रति अगर जैसे सपोज कि मैंने बताया कि अधिकांश व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो अपने पांचों इंद्रियों से ही प्रभावित है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने कर्म करने की स्वतंत्रता रखते हैं, तो उनको कितना जिम्मेदार ठहराया जाए? जैसे कि कोई भी कर्म करता है तो उसको जिम्मेदार ठहराना कि भाई आपने काम किया है और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उनकी अपनी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा उनकी है, तो क्या उनको कितना उत्तरदायी ठहराया जाए? रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? सर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब हम फ्री विल कैप्चर करेंगे ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम जो बाकी चीज़ें पांचों इंद्रियों का सपोर्ट लेंगे ना, उस पर तो हम दबाव देंगे, और जब उस पर दबाव देंगे तो बाकी चीज़ों पर भी प्रेशर नहीं, आएगा। जो फ्री विल होता है वो पांचों इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती है, नियंत्रण में होती कहाँ है। से क्वेश्चन तो फिर वही वो करेगा। जो चाहेगा वही सोचेगा, वह जो करना चाहेगा वही करेगा। सही सर, आप सही करें। मेरा क्वेश्चन वो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फ्री विल आएगी तो कैसे आएगी? डायरेक्ट तो नहीं आ जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। अरे वो तो बताया मैंने ना, फ्री विल तो वही हमारा दर्शन क्या कहता है, उसके लिए ध्यान करिए, योग करिए, तब आप अपनी पांचों इंद्रियों को, पशुपति को मैंने एग्जाम्पल दिया कि पशुपति क्या है, जो उनके पांचों नियंत्रण, जो पशु माने होता है जो पाश में बंधा हुआ, पांचों इंद्रियों के नियंत्रण के बाहर हो, उसे पशुपति सर, अभी आपने जो बात कही, इस पे हमारे क्वेश्चन आगे क्लास से आपने भी करा था कि जो हम चाहेंगे वही करेंगे। मान लीजिए हमने अभी खाना खा लिया, 6 घंटे के बाद वो पच के डाइजेस्ट होके मतलब, तो उसको कैसे मतलब गायब कर देंगे? तो सोच लेगा नहीं, गायब करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है उससे गाइडेड नहीं है। जो भी होता है वो इंद्रियों की आवश्यकता से ऊपर होता है। जैसे कि आपको भूख लगी तो आप पागल हो जाएंगे, न तो पढ़ने का मन करेगा, न तो कुछ खाने की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन जो इंद्रियों के ऊपर है वो नियंत्रण कर सकता है उसको। उसके लिए कार्य वो कोई नहीं कर सकता। आप लोग यूट्यूब वगैरह नहीं देखते? नहीं सर, देखते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, हमें वो नहीं कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, एक उसमें सोच रहे हैं। सुनिए मेरी बात, एक हमको तांत्रिक मिले, हमारे अच्छे मित्र हैं, वो तांत्रिकों से हमारा बहुत परिचय है। तो ऐसे हुआ, हंसी मजाक होने लगा, मित्र की तरह से हो गए। तो हमने कहा यार खाना खाने की बड़ी दिक्कत होती है, भोजन कभी काल नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी भूख लगे तो उस मंत्र को आप जो है बैठ करके कर लीजिए और भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम कहा तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, शरीर भी कमज़ोर नहीं होगा। इससे सही भी पड़ती है, नींद हो फिर जाती है। मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। तो वास्तव में जो है, जो फीलिंग ऑफ द हंगर है वो ख़त्म हो गई। शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर भी मैं नहीं हुआ। 2-3 दिन तक एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जो कि सही है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, तो बहुत छोटी सी साधना है। जो हिमालय में जो साधु जो होते हैं वो इन्हीं का प्रयोग करते हैं। कहेंगे बॉडी के, जैसे कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो, खाना खाने के बाद खाना चाहे जितना आप खा लें, एक ऐसा ध्यान है जो कि 5 मिनट के अंदर खाना को गायब हो जाएगा, ख़त्म पच करके। पता है सही। हमारे मैं एक्सपेरिमेंटेड बता रहा हूँ मैं आपको। इस पे एक साइंटिफिक रीजन लगाना चाहूँगा इसमें। अगर आप 1 मिनट नहीं होगा, सिर्फ 1 मिनट, ये साधु संत हमेशा पहाड़ियों पे क्यों जाते हैं? वो तो क्वेश्चन हो गया। जो भी ध्यान लगाने जाते हैं, मैं इसमें साइंटिफिक रीजन ये निकालता हूँ कि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और इसलिए खाना ज़्यादा टाइम देर जल्दी कंजप्शन नहीं होता, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए ज़्यादा समय तक वो प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन से साधु संत ऐसे तो तपस्या करते हैं, वो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, नहीं खाते। हो गया? तो ये टॉपिक हो गई। जब मानो, अच्छा हो गया, जब मानो। अब आगे लिखेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, आगे लिखेगा कि नीति शास्त्र की उत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नीति शास्त्र की उत्पत्ति, ओरिजिनेशन ऑफ द एथिक्स। ओरिजिनेशन ऑफ द एथिक्स, नीति शास्त्र की उत्पत्ति। इसमें और भी डायमेंशन है, लेकिन मैंने छोड़ दिया है, इसलिए आपकी दिमाग की एक्सरसाइज हो चुकी बहुत कुछ। अब आपको पढ़ने में मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। एथिक्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आप लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
नहीं आप लोग इतने क्वेश्चन पूछोगे इतना आप लोग हाँ सर ठीक है, आप हम कुछ लोग करने तो हम लोग जीना हराम कर रहे हो। ये रवि तो आप छोड़ तो नहीं रहे, इसीलिए छोड़ रहे हो। नहीं इसीलिए मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, एक दो टॉपिक छोड़ रहा हूँ। दूसरी फैकल्टी को आप लोग जीना हराम कर दोगे मेरा नहीं। हमको दिक्कत इस चीज़ की होती है। और फिर ऐसा मत पूछिएगा, कोई बात नहीं, किसी फैकल्टी को कभी टेस्ट मत करिएगा, क्योंकि हर फैकल्टी का टेस्ट लेवल नहीं नहीं करें सर, क्वेश्चन जैसे दिमाग नहीं आप इतने क्वेश्चन पूछ देगा आदमी पागल हो जाएगा, मैं पढ़ाएंगे नहीं अच्छा होगा। आप मुझे सर बताओ, गलत मैं पूछ रहा हूँ तो मैं नहीं पूछूंगा। मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ। कि सच में ये क्वेश्चन अगर हम अपने दिमाग तभी तो आंसर आएंगे जब क्रिएट करेंगे। नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो आपको हर चाइना में जो है ना, चाइना में जब वहाँ ट्रेनिंग होती है, जो बच्चों को ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं तो इतनी कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि वहाँ लोग रोते रहते हैं। लेकिन जब ओलंपिक होता है तो उनके लिए हलवा होता है, क्योंकि वो इतनी कड़ी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। बड़ा बड़ा कंपटीशन उनको हलवा समझ में आता है, ये तो कुछ है ही नहीं है। जितना कड़ी प्रैक्टिस आप किए रहेंगे उतना एग्जाम आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगा। या नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, दोनों बातें साथ में। ठीक है ना, आगे है, आगे लिखिएगा कि अब एथिक्स क्या क्या करती है। एथिक्स अच्छा और बुरा कितने डायमेंशन मैंने बताया? अच्छा 6 उचित अनुचित अच्छा बुरा शुभ अशुभ नहीं, कितने चीजों को मैंने अच्छा अच्छा और बुरे का अध्ययन करती है, शुभ और अशुभ का अनुभव करती है, कर्तव्य अभी एक उचित और अनुचित का करती है, कर्तव्य और अकर्तव्य का करती है। इसको भी लिख लो कि एथिक्स हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य का डिसीजन लेती है कि क्या हमारा कर्तव्य है और क्या हमारा कर्तव्य नहीं है। व्हाट इज द माइंड, लिखिए इसको मैं मिस कर रहा था कि नीति शास्त्र यह निर्णय करती है कि क्या हमारे लिए ड्यूटी है और क्या हमारे लिए ड्यूटी नहीं है, क्या हमारे लिए कर्तव्य है और क्या हमारे लिए कर्तव्य नहीं है। यह मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में क्या करती है, डिसीजन लेती है, सपोर्ट करती है, तभी आदमी डिसीजन ले पाता है। अब इसका बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, अब टॉपिक आ गई कि एथिक्स जो है कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में क्या करती है, निर्णय करती है। जैसे कभी काल जो व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है उसे अपना अकर्तव्य समझने लगता है, और कभी जिसे अकर्तव्य समझता है उसे कर्तव्य समझने लगता है। ये कैसे हो जाता है, स्विच हो जाता है? क्योंकि हो सकता है उसका इंटेंशन मतलब ज़्यादा हुए, हाई हो गया हो या उससे इंटेंशन खत्म हो गया हो रिकॉर्डिंग। देखो कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय, ठीक है ना, देखो कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय जो होता है वह वैल्यू पर डिपेंड करता है। किस पर? मूल्य पर। मूल्य पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मूल्य पर। यानी यह वैल्यू पर डिपेंड करता है। कैसे? जी वैल्यूज पे कर्तव्य अकर्तव्य सर इसमें कभी काल आपको ये समझ में आया था कि यह काम मेरे हमको करना चाहिए क्योंकि उसके जो वैल्यूज आपको दिखाई पड़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया जो कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, तो बता भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कहेंगे तो इसका जो आउटपुट बड़ा खराब होगा और इससे बड़ा काम करिए। तो उस काम को जब स्विच करके दूसरा आप काम करते हैं तो उसकी वैल्यू वो बढ़ा देता है। बहुत एक एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, बहुत आसान एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कभी बोलेगा भी नहीं। मैं जोड़ दूं थोड़ा सा इसको जोड़ दे बाद में, इसी का जो बाद में जो बताने जा रहा हूँ बड़ी टॉपिक है, ठीक है ना। कर्तव्य कभी काल किसी व्यक्ति का कर्तव्य और अकर्तव्य कैसे बन जाता है और अकर्तव्य कर्तव्य है, ठीक है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ और दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी, यहाँ अर्जुन है और अर्जुन के साथ में कृष्ण है, ठीक है। यहाँ अर्जुन और कृष्ण साथ में है, ठीक है। तो ये जो महाभारत वार है इधर अर्जुन और कृष्ण के बीच में है, इधर जो है इनका सेना। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कृष्ण देखता है कि यहाँ पर अर्जुन जब ये देखते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं,
कहते हैं कि युद्ध करने के पहले दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलिए, ठीक है। इसके पहले युद्ध करने को तैयार थे, लेकिन कहते हैं, अब देखिए पहले तैयार थे अर्जुन, पहले जब देखो बेटा, पहले वो तैयार थे किसके लिए? युद्ध करने के लिए। फिर कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलिए। तो दोनों सेनाओं के बीच में जब लेके चलिए, तो जब देखते हैं कि ये तो हमारे घर के ही लोग यहाँ पे हैं, मेरे दादा बाबा और चाचा भाई भतीजे सब लोग युद्ध करने के लिए तैयार, तो वह क्या करते हैं? हथियार अपने रख देते हैं, ठीक है। तो वह तैयार मतलब थे, लेकिन वह फिर इसके बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, कहते हैं कि युद्ध हम नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है, अब तीसरी है, जब वो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर उनको किससे संवाद होता है? कृष्ण से। कृष्ण अपने क्या देते हैं उनको? उनके कर्तव्य दिखाते हैं, उपदेश के लिए तर्क देते हैं। कृष्ण के अपने तर्क हैं, कहते हैं कि और उस तर्क के द्वारा उनको जीत लेते हैं, समझा देते हैं। तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक है शास्त्रों के तर्क। पहले किसके तर्क देते हैं? देखा करिए ना, कृष्ण पहले शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं कृष्ण को कि यह आपका नैतिक उत्तरदायित्व, आप क्षत्रिय हो, यह आपका धर्म है। धर्म का मतलब आपका कर्तव्य है। अब यहाँ कर्तव्य और कर्तव्य की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, चाहे जितना बड़ा कर्तव्य हम हो, हम अपने सगे भाइयों को नहीं मारेंगे, हम भिक्षा मांग करके अपना जीवन जी लेंगे, भीख मांग करके, लेकिन हम अपने भाइयों को नहीं मारेंगे। अब यहाँ वैल्यू देख लीजिए। और फिर जब कृष्ण कहते हैं कि अरे तो, क्योंकि देखिए कर्म की श्रृंखला जब कृष्ण पिछले जन्म में लेके जाते हैं, वर्तमान से लेके कहाँ दिखाते हैं कि तुम क्या मारोगे, तुम तो ये लोग मरे हुए ऑलरेडी, यानी फ्यूचर दिखा देते हैं। तो कर्म को जो है जब फ्यूचर में ले जाते हैं, तो कहते हैं कि तुम अगर नहीं मारोगे तो मैं भी मारूंगा, और ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। तो एक्शन जो रिएक्शन है उसको शो करते हैं। तो फिर अर्जुन को लगता है कि अरे हम नहीं मारेंगे तभी इनको मरना है, तो हम क्यों अपयश अपने हाथ में लें। और सारा काम जब वो कृष्ण को देखते हैं कि इतना ये गॉड की तरह से आदमी खड़ा है, तब फिर वो अब मूल्य देखिए, अब फिर वो तैयार हो गए। अब तीनों के मूल्य देख लीजिए, ये मूल्य में अब तीनों में ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि उनके कर्तव्यों के बीच में निर्धारण कर दिया, निर्णय दे दिया, मतलब कर्तव्य, हाँ ये तो ड्यूटी विमुख हो रहे थे, वो कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, इसी वजह से यह इनको कर्तव्य में समझ में आया, यह यहाँ पर कर्तव्यहीन हो गए, और फिर यहाँ कर्तव्य के लिए क्या हो जाए? तैयार हो गए, ड्यूटी। अब यह किस पर डिपेंड किया? इस शिफ्ट क्यों हुई? सिर्फ इसलिए मैम क्योंकि उनको तर्क क्या था भाई, मूल्य इनको तर्क दिया गया। कृष्ण ने क्या तर्क दिया? यहाँ पर तर्क लॉजिक है, लॉजिक है। यह किस पर आधारित है? मूल्य पर आधारित। तर्क किस पर आधारित है? आप बताइए। कृष्ण की जो तर्क हैं वो लाजवाब कर दिया उन्होंने। तो कर्तव्य और अकर्तव्य किस पर आधारित होता है? वैल्यू पर आधारित। वैल्यू दैट शुड बी द सपोर्टेड बाय द वैल्यू, एंड द वैल्यू शुड बी सपोर्टेड बाय द ट्रेडिशन। पीछे लिखवा चुका हूँ, फिर पीछे जाना। ट्रेडिशंस, इसके बाद फिर क्या? शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, फिर और क्या? कानून, उस पर भी। अब कृष्ण कानून की भी दुहाई देते हैं, कहते हैं नहीं, कानून का मतलब ये आपका कर्तव्य है। भाई राजा लड़ाई लड़ रहे हो ना, तो कानूनन आप भी लड़ाई लड़ने के लिए क्या हो? बाध्य हो, आप भाग नहीं सकते हो। इसकी भी करें। इसी को वो क्षत्रिय धर्म कहते हैं। मतलब क्षत्रिय धर्म का मतलब होता है कानूनी, या बाउंड टू डू सो, आप भाग नहीं सकते हो। आपने नमक खाया है लोगों का, प्रजा का, जैसे आदमी भाग नहीं सकते, वो भी तो भाई बिल्कुल गोली मार देंगे। हाँ, कृष्ण को समझाते हैं, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार है। अरे भागने की बात कर रहे हैं, अरे मैं तो भीख मांग के जी लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। अपने भाइयों में कहाँ पर? हाँ, लेकिन निश्चित रूप से कृष्ण ने इतने बड़े वैल्यूज का उनको शो कराया कि सारे वैल्यू क्या हो गए छोटे। यानी वैल्यूज की भी एक वेरिएशन है, वैल्यू के भी अलग अलग मूल्य हैं। कुछ वैल्यू जो है
निम्न स्तर के हैं और कुछ वैल्यू हाईएस्ट लेवल के हैं। जो हाईएस्ट लेवल का वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए छोटे वैल्यू को भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि वैल्यू का भी एक क्रम है, वैल्यू का क्या है, एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, क्लासिफिकेशन। हाईएस्ट जो वैल्यू है भारत में उसे मोक्ष माना गया है, साल्वेशन, मोक्ष ये माना गया। चलिए ठीक है, ये उसको नोट कर लीजिए, बस लास्ट में पॉइंट है थोड़ी सी सर एक खत्म करने दीजिए। सर नोट हो गया। अब लिखेगा वो ओरिजिनेशन ऑफ द एथिक्स, नीति शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, क्योंकि ये जैसे कि कोई आप डीएम है, मान लीजिए आपकी क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी नहीं है, अब जो अगर वो ड्यूटी को परफॉर्म करता है या नहीं करता है वह भी वैल्यू से जुड़ा हुआ है, अगर करता है तो वह भी वैल्यू से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसकी समझ में वो वैल्यू ज्यादा हो, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। याद दिलाना पड़ता है। जैसे सपोज कि वो गोली चलाने को तैयार नहीं है डीएम, सपोज कल्पना किया कि वो गोली चलाने का आदेश देने तैयार नहीं, ऊपर से डीएम, ऊपर से दूसरे का आदेश आ गया कि भाई यहाँ गोली चलाना जरूरी है, फिर उसको बताया जाएगा सर क्यों गोली चलवा दें हम, कहा कि इसलिए गोली चलवाना, वो फिर दूसरे वैल्यू की बात करता है, कहा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, नहीं चलाओगे तो 500 लोग मार दिए जाएंगे, उससे अच्छा 10 लोगों को मरवाओ। तो उसको वैल्यू के हिसाब से उसको क्या करता है, वो विजुलाइज करवाता है, यानी उसको वो करता है। चलिए अच्छा लिखिए, अब इसको मिटाता हूं मैं, इसकी उत्पत्ति लिखिएगा, एथिक्स की उत्पत्ति कैसे होती है या इसकी ओरिजिनेशन। छोटी सी टॉपिक है, बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत छोटी सी टॉपिक। डेफिनेशन लिख पाएंगे, ओरिजिनेशन ऑफ एथिक्स, डेफिनेशन, ओरिजिनेशन ऑफ द एथिक्स, एथिक्स की उत्पत्ति कैसे होती है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एथिक्स की उत्पत्ति होती है जब मानव समूहों में रहना शुरू किया, ग्रुप में, ठीक है। तो समूह में रहने की आदत किसकी है, एनिमल की भी है, ध्यान रखिएगा। ग्रुपिंग की जो हैबिट्स होती है वो एनिमल में होती है, जैसे कि बंदरों का एक समूह होता है, शेरों का एक समूह होता है, जित बहुत से एनिमल्स होते हैं वो समूह में रहते हैं। समूह से क्या मिलता है उनको, एक सुरक्षा मिलती है, समूह में क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। एनवायरमेंट में नीड से बोलते हैं, नीड से समूह में सुरक्षा मिलती है। और जब भी समूह बनता है, ठीक है ना, तो देखिए और सामाजिक, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रारंभिक मानव कहाँ पे रहता था, समूहों में रहता था, समूह में रहता था। प्रारंभिक मानव समूह में रहता था, ठीक। और हर मानव या मानव को मैं शब्द में स्त्री पुरुष में सबकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मानव का मतलब सिर्फ पुरुष होता है, ठीक है ना। हर मानव शारीरिक और मानसिक रूप से समान नहीं होता है, ये भी पता है कि प्रत्येक मानव, हाँ, प्रत्येक मानव शारीरिक और मानसिक रूप से समान नहीं होता है, रूप से समान नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि विचार मानसिक रूप से, हाँ, प्रत्येक जितना भी मानव होता है, हर मानव की अपनी इच्छा, रुचि, आकांक्षा अलग अलग होती है। क्या क्या होती है अलग, रुचि, इच्छा, आकांक्षा, उद्देश्य, स्वार्थ। हर मानव का अपना क्या होता है, उद्देश्य, स्वार्थ। हर मानव का, प्रत्येक मानव का अपना क्या होता है, रुचि अलग है, इच्छा अलग है, आकांक्षा अलग है, उद्देश्य अलग है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके अपने अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है। हर आदमी की अपनी रुचि अलग है, कोई गोलगप्पा खाता है तो कोई रसगुल्ला खाता है, कोई नॉनवेज खाता है तो किसी को पानी पी के मजा आ जाती है, ठीक है ना। उसी तरीके से अपनी एम्बिशंस भी अलग है, डिजायर भी अलग है, उद्देश्य भी अलग अलग है, हर आदमी के अपने अपने स्वार्थ। हाँ, वही चीज है। तो ये आदि मानव के समय ही ये सारी बातें रही होंगी।
अब इसमें जब इतने लोग हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब इतने, मैं ऐसे एग्जाम्पल बना दे रहा हूँ, ये समाज है, ये बहुत कोई ताकतवर आदमी है, जो ताकतवर उसको मैं बड़ा बना दे रहा हूँ। ये इनसे छोटे हैं, या इनसे छोटे हैं, इनसे छोटे हैं, इनसे छोटे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग। ये मानव समूह है, जैसे कि सबसे ताकतवर हैं इसमें, इसके बाद ये ताकतवर होंगे, ये होंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये जो हायरार्की जो बनी हुई है, जो क्रम बना हुआ है, वो समान नहीं है। अब लेकिन इसमें टकराव किस चीज का होता है? इसमें टकराव होगा इंटरेस्ट के बीच या आइडियोलॉजी। मैं प्रारंभिक समाज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक समाज, जबकि आज की सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं एग्जाम्पल बताया, इनके प्रारंभिक मानव की मैं बात कर रहा हूँ। उनके खाने को लगा बेसिक चीज। सपोज कि इतने लोग भूखे हुए हैं, सपोज एक कल्पना करते हैं, इतने तो लोग भूखे हुए हैं और एकाएक अन्न आ गया, राशन यहाँ पे खाना एकाएक आ गया, तो उस खाने के लिए सब लोग क्या करेंगे? टूट पड़ेंगे। और सबसे ताकतवर कौन है? जो होगा वही। जो ताकतवर वह होगा यही लेगा, ये ले जाएंगे, आप उठा ले जाएंगे सबसे पहले, इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर वो भी पढ़ लेंगे। और जो कमजोर लोग हैं, ये स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये लोग क्या करेंगे? ऐसे जो है किनारे अपना हट जाएंगे। लोग तो कहेंगे हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती, माइकल तो पिछड़ जाओ। तो अब इसमें क्या, जो प्रारंभिक मानव में बहुत से विषयों को लेकर के क्या हो गया? टकराव, ठीक है ना। तो संसाधनों, आप ऐसे लिख सकते हैं, संसाधनों, एक क्रम से लिखिएगा, संसाधनों को लेकर प्रारंभिक मानव में क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, एक टकराव हुआ। जब टकराव हुआ तो कुछ लोग इसमें इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया? ताकतवर लोगों के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि इसमें सबका बेड़ा पार हो जाए, यानी सबका जीवन जरूरी है, तो इसके लिए कुछ रास्ता निकाला जाए, ठीक है ना। तो अब इस टकराव को कम करने के लिए, और शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए क्या किया गया? कुछ नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? कुछ, अब इसमें करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। कुछ नियम, कुछ मतलब एक है, कुछ नियम बनाए गए। नियम बनाने का मतलब डू एंड डोंट डू, यानी यह करिए और यह मत करिए। डू एंड डोंट डू। कुछ मतलब कहा गया कि आपको जब ऐसा होगा तो आपको यह करना है या नहीं करना है। ये किसके लिए बनाया गया? लोगों की भलाई के लिए, ठीक है ना। यह कहीं लिखा नहीं गया, यह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में डेवलप हो गई, आपस में ये करना है और यह नहीं करना है, ठीक है ना। और यह जो डू और डोंट डू वाली परंपरा है, यह कुछ करे या ना करे, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यानी कुछ करे, नहीं करने और करने, नहीं करने, यह करना है और करना है, यह क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ? चलती रही। और इसी को क्या कहा गया? इसी को रूढ़ी कहा गया। इसी को क्या कहा गया? रूढ़ी। हाँ, इसी को रूढ़ी या इसी को परंपरा, ठीक है, या इसी को रीति रिवाज कहा गया। आगे मैं बताऊंगा, आपको मालूम है समाजशास्त्र का विषय है। इसी को क्या कहा गया? यह रूढ़ी, परंपरा या रीति रिवाज, इसे कहा गया, ठीक है ना।
अब चूंकि ये जो रूढ़ी परंपरा थी लोगों की भलाई के लिए बनाई गई थी, समझ में, ये जो रूढ़ी क्यों बनाई गई थी, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को वेलफेयर के लिए बनाई गई। अब चूंकि इससे भला होता था तो यही बाद में जो रीति रिवाज है ये किसमें बदल गया, यही बदल गया कानून में। कोई शक्तिशाली व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई इसे कानून बना दिया जाए, सबके लिए मानना जरूरी है। तो जो लॉ की जो ओरिजिनेशन होती है, यानी कानून की भी उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है, रूढ़ी। और यही क्या है, यही एथिक्स है, यही एथिक्स है। एथिक्स की उत्पत्ति, देखिए मैं पूरा क्रम बताया कैसे एथिक्स की उत्पत्ति पूरा है। इसीलिए एथिकोज, वो जो वर्ड निकलता है एथिकोज, उसका भी मतलब परंपरा ही होता है। एथिक्स जो निकलता है वर्ड एथिकोज से निकलता है या इथॉस से निकलता है, उसका भी मतलब क्या है, परंपरा। क्योंकि एथिक्स कहाँ से निकलती है, परंपराओं से निकलती है, रूढ़ियों से निकलती है। हाँ हाँ सर टाइम हो रहा है, बंद कर लें अभी, आप पढ़ाएंगे आप? बस खत्म कर लीजिए। एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस। मैंने इसको बाइट अप स्कूल लिखी, बहुत ध्यान से लिखिएगा कैसे इसकी ओरिजिनेशन होती है, इसलिए मैंने फिगर के माध्यम से आपको बताया। तो कहने का मतलब कि जो परंपराएं हैं वो किस लिए बनाई गई थी, झगड़ा कम करने के लिए, लोगों समाज के बीच में टकराव को कम करने के लिए, और समाज हमारा अच्छे तरीके से चल सके, आपसी कॉन्फ्लिक्ट न हो, इसीलिए हमारी परंपराएं बनाई गई थी। लेकिन कुछ परंपराएं बासी हो जाती हैं, जिनका कि कोई वो परंपराएं, हाँ उस समय ज़रूरत लोगों को समझ में आया, इसीलिए उसको फॉलो किया। लेकिन बाद में क्या हो गई, परंपराएं वह मतलब आदमी के लिए असहज। एक छोटा सा एक कहानी छोटी सी बताऊंगा, फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा आपको कि एक रहने